तो हमने अभी तक न्यूक्लियस चैप्टर के रिगार्डिंग जो थ्योरी पार्ट है वो आराम से अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। 3-4 क्लास लगे थे और थ्योरी हमने खत्म कर दिया था। आज के क्लास में हम जो न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाते हैं, चाहे वो एंट्रेंस में हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्यों ना आए हो, या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आज हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें जो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है तो हम आराम से कर ले जाए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलता है, बस कैलकुलेशन में आप सही होना जरूरी है और फॉर्मूले दिमाग में होना जरूरी है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, calculate the binding energy of an alpha particle in MeV given that mass of proton is this much, mass of neutron is this much, mass of helium nucleus is this much and 1 mu is equal to 931 MeV। ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए, BeN ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखना, इन एन अल्फा पार्टिकल उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, अगर एक प्रोटॉन का मास इतना है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.007825, ये होगा या नहीं। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको 6-7 प्लेसेस तक डेसिमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना मत, मिलेंगे तो आपको कैलकुलेट करना है, और इसीलिए मैं बोल रहा था कैलकुलेशन में हाथ फास्ट होना जरूरी है। ठीक है, आईसीएसई वालों का तो कोई नहीं है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में कर लोगे, लेकिन सीबीएसई वालों तुम लोगों का हाथ कैलकुलेशन में हाथ अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 2.01650, इतना होगा एबी। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो इसका टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, टोटल मास ऐड करेंगे तो 089 कितना, 7-5-12 2 3 0.4 4032 इतना आएगा। और मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस कितना है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना गिवन है, 4.002800, ये गिवन है। तो अभी मास डिफेक्ट कितना आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो मास डिफेक्ट सब्सट्रैक्ट करो तो 0 से 0 गया तो 0, 8 से 0 गया तो 8, 9 से 8 गया तो 1, 2 से 2 गया तो 0, 3 से 0 गया तो 3, 0 0 0.030180, इतना आया। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, BE ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, याद है बाइंडिंग एनर्जी का, डेल्टा M इंटू सी का स्क्वायर बताया था मास डिफेक्ट का। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर जो मास डिफेक्ट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा M से। ठीक है, और BE इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास डिफेक्ट डेल्टा M इंटू इतना mu, मतलब किसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इन MeV।
तो 931, तो विच इज इक्वल टू 0.030180 इंटू 931 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.097 MeV। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया 931, ये मास डिफेक्ट पर कितना है, पर एक अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना। तो एक AMU के लिए कितना होगा 1 AMU इक्वल टू कितना MeV, MeV कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना इन MeV, तो इंटू 931 इसलिए किया गया। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस वन एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन MeV। इसको कैसे करें, 1 AMU आपको गिवन बोला है, 1 AMU का एनर्जी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 AMU में कितना एनर्जी होगा पहले एक्सप्रेस करो उसको जूल में और उसके बाद उसको MeV में। तो मास हमारा कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू 1 AMU और 1 AMU इक्वल टू कितना kg होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना, 1 AMU इक्वल टू कितना kg होता है, अरे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, याद नहीं है। और c इक्वल टू कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू सी का स्क्वायर। तो मास कितना हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 इतना होगा। अरे होगा या नहीं होगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग हमें आएगा 1.549 इंटू 10⁻⁻27 और 16 कितना हो जाएगा 11। एक बार कैलकुलेटर निकालो। 1.66 इंटू 9 होता है 14.9 इंटू 10⁻11। इसको अगर लिखे तो 1.49 इंटू 10⁻10 जूल, इतना जूल में आया। ठीक है, और जूल को MeV में कन्वर्ट करने के लिए 1 MeV इज इक्वल टू, ये याद रखना, 1 MeV इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। ठीक है, तो अगर इतना जूल निकला कितना MeV होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1.49 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻13, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी अराउंड 931.5 MeV। कितना है, अब इसके बाद उसी क्वेश्चन में और क्या बोला है, यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन MeV, ये पूछा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे, इन ऑक्सीजन इन O16 में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे, प्रोटॉन 8। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.7825। अच्छा, ये तो इसके लिए है, सॉरी हीलियम के लिए। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है ऑफ ऑक्सीजन पता है,
क्वेश्चन अगर करोगे तो वहां पे जनरली एग्जाम में गिवन रहता है, लेकिन अगर नहीं रहता तो कुछ कुछ के प्रोटॉन्स के मास याद रख लेना, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है, जैसे ऑक्सीजन, हीलियम, इन हाइड्रोजन, इन सब का मासेस याद रख लेना, जनरली गिवन होता है, ठीक है। मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.00 कितना था, हाँ 727। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 8.05, 816 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 8 into 1.00826 which is equal to 8.069 कितना था 20 AMU, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऐड करो, 8 6 14 4 1 4 8 8 16 1 17 16 1 17 7 1 6 6 12 2 1 1.16 16.12744 AMU। और मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 15.99053 AMU, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कितना होगा, डेल्टा एम कितना होगा, सब्सट्रैक्ट करो, 4 से 3 जाएगा तो 1, 14 से 5 जाएगा तो 9, 6 से 0 जाएगा तो 6, 12 से 9 जाएगा तो 3, फिर इधर से और एक तो 10 से 9 जाएगा तो 1.0 AMU, इतना होगा। तो डेल्टा एम हमें कितना मिल गया 0.13691, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ इतना, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा 0.13691 इंटू 931.5, यहां से जो वैल्यू निकला इसको पुट कर दो, दैट विल बी 127.5 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट MeV, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम 4020 गिवन दैट, ये मास ऑफ द न्यूक्लियस गिवन है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ द प्रोटॉन गिवन है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, कितना होगा, हाँ लिखा हुआ है, देख के बोल भी नहीं पा रहे हो। अच्छा इसमें ये जो लिखा हुआ है इसमें ये क्या है और ये क्या है ये पता नहीं है ना, पता है ना, से देखो नहीं चातो को बोलिया चाहिए और नहीं जी तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.007825 विच इज इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू 1.007825। यहाँ पे 4 प्लेसेस क्यों दिखा रहा है, चलो 20.1565 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.00865 विच इज इक्वल टू
8665 20.1733 AMU। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास ऐड कर दो, AMU 8 9 7 5 12 2 3 40 इतना होगा। और मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना गिवन है? मास ऑफ न्यूक्लियस आपको कितना गिवन है? 39.962589 AMU। तो मास डिफेक्ट डेल्टा M कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करो, 0 10 से 9 जाएगा तो 1, 17 से 8 जाएगा तो 9, 8 से 4 जाएगा तो 8 से 5 जाएगा तो 4, फिर 2 से इतना, ये 4 और ये कितना दिया है? 6। चलो ठीक है, इसको गलत इधर और एक 0 डाल दो, AMU। तो 10 से 9 जाएगा तो 1, 9 से 8 जाएगा तो 1, 7 से 5 जाएगा तो 3, 7 से 5 जाएगा तो 2, 9 से 2 जाएगा तो 7, 12 से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे 13 से 9 जाएगा तो 4, तो 0.467211 AMU। ये आपका क्या है? मास डिफेक्ट है। अब मुझे पूछा क्या है? कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, BEN निकालना है। तो BEN कितना होगा? पहले BE निकालो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस will be equal to 0.467211 into कितना? 931.5। तो ये कितना हो जाएगा? 0.467211 into 931.5, 435.20 MeV इतना आएगा। थर्टीन रू 9 गले केते बे? हाँ ठीक है, ठीक, मुझे लगा गलत है। हाँ तो इतना 435.20 MeV आएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये तो न्यूक्लियस के लिए निकला, फॉर ऑफ न्यूक्लियन के लिए कितना होगा? 435.20। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, बोला था। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने न्यूक्लियन हो गए? हाँ 40 हो गए। तो डिवाइड कर दो 40 से, विच विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 40, 10.88 MeV। इतना आपका आंसर है। अब आते हैं, अभी तो हमने जो क्वेश्चन किया वो किसके रिलेटेड? वो बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन किया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे हाफ लाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ये पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखा हूं, शायद चारों के चारों क्वेश्चन बोर्ड में आपके आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल अगेंस्ट अल्फा डीके इज 138 days। आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम द अनडिकेड फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल विल बी 6.25%। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई एक्स मटेरियल है, सोल्यूशन पे आते हैं। कोई एक्स मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ कितना है? टी हाफ कितना है? 138 days। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई एक्स मटेरियल है, या फिर मान लो कोई मटेरियल ए है जिसका अगर आपके पास एक्स ग्राम है, तो
तो वो 138 डेज के बाद कितना हो जाएगा? x ग्राम का आधा होगा ना, मतलब x ग्राम का कितना हो जाएगा? 50%। समझे या नहीं समझे? मान लो जब इनिशियली आपके पास x ग्राम है, एक मटेरियल है ए का x ग्राम है आपके पास, तो 138 डेज के बाद कितना ग्राम आपके पास बचेगा? x ग्राम का आधा, क्योंकि ये उसका हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ पीरियड है, मतलब 50% ऑफ x ग्राम बचेगा या नहीं बचेगा? लेट यहां पे में जो x ग्राम है वो क्या है? इनिशियल अमाउंट मान लो, ठीक है। तो आफ्टर 138 डेज कितना बचेगा? 50% ऑफ x ग्राम बचेगा या नहीं बचेगा? बचा। अब इसके बाद ये हो गया मान लो पहला कंडीशन। अब नेक्स्ट 150 डे बाद, अभी इनिशियल आपके पास कितना है? 50% ऑफ x ग्राम, ये आपका इनिशियल हो गया, हुआ या नहीं हुआ? और 138 डेज बाद, आफ्टर मोर 138 डेज आपके पास कितना बचेगा? इसका आधा, मतलब 25% ऑफ x ग्राम। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलो, अब आपका इनिशियल कितना हो गया? 25% ऑफ x ग्राम, और 138 डेज बाद, आफ्टर 138 डेज कितना बचेगा? इसका आधा, मतलब कितना? मारी गाला फटे दी, 12.5% ऑफ x ग्राम ये बचेगा। फिर अब आपका इनिशियल कितना हो गया? ये इनिशियल, अब आपका इनिशियल कितना बचा? 12.5% ऑफ x ग्राम। अब और 138 डेज बाद, आफ्टर मोर 138 डेज कितना बचेगा? इसका आधा, मतलब 6.25% ऑफ x ग्राम। मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? आफ्टर कितने टाइम के बाद 6.25 मटेरियल बचेगा ओरिजिनल का, पूछा है। तो कितने टाइम बाद 6.25 ग्राम बचा? 6.25% या परसेंटेज ऑफ x ग्राम बचा कितना टाइम बाद? 138, 4 बार। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 4 into 138 विच इज इक्वल टू कितना होगा? 552 डेज। आसान है, कॉन्सेप्ट समझे? ये जब मैं समझा रहा था हाफ लाइफ तब भी बताया था, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 100 मटेरियल है तो एक बार 50 खत्म हो गए तो अगले बार और 50 ही खत्म होंगे, ऐसा नहीं होता। बताया था मैं, मान लो बताया था, याद आ रहा है? अगर 100 चॉकलेट्स हैं, एक बार में आप 50 खा गए और आपको बोला जाए कि सेम रेट में आपको अगले दिन खाना है, तो आप नेक्स्ट डे 50 नहीं खा जाओगे। कितना खाओगे? 50 का आधा, 25। फिर अगले दिन कितना खाओगे? 25 का आधा। अगर आपको बोला जाए सेम रेट से आपको खाना है, और हाफ लाइफ में वही होता है, या रेडियो एक्टिविटी डीके में वही होता है। समझे? पक्का? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 6.25% ऑफ ए गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल इज लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 16 डेज। व्हाट इज द डीके कांस्टेंट ऑफ दिस सैंपल इन ए डे? और डीके कांस्टेंट क्या होता है? डीके कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद है? लैम्बडा। याद आ रहा है कुछ? डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला गया था या नहीं बोला गया था?
अब यहां पे गिवन क्या है कि 16 दिन बाद, आफ्टर 16 दिन बाद क्या देखा गया, 6.25% ऑफ द गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल रखा गया है, मतलब अनडिकेड है। आफ्टर 16 डेज, अगर मान लो आपके पास x ग्राम था, आफ्टर 16 डेज ये देखा गया 6.25% ऑफ x ग्राम बचा हुआ है। मतलब इसमें हमें गिवन क्या है, लेट नंबर ऑफ सैंपल। हम ये क्वेश्चन जब मैं डेरिवेशन भी किया था बताया था, अमाउंट ऑफ सैंपल को हम क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सैंपल को n लेते हैं और अमाउंट ऑफ सैंपल डिसइंटीग्रेटेड या डिकेड उसको रिप्रेजेंट करते हैं n0 से। करते हैं या नहीं करते हैं, बताया था। तो अगर हमारे पास पहले n था फिर बाद में n0 हो गया, हमारे पास पहले कितना था, n था, फिर खत्म होके बचा n0, तो यहां पे क्या, और लास्ट में यहां पे कितना बच रहा है, 6.25% ऑफ द रेडियो एक्टिव गिवन सैंपल। मतलब क्या होना चाहिए, n by n0 शुड बी इक्वल टू 6.25, ये होना चाहिए। अगर मैं इधर अब देखो, मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर, चलो ठीक है समझा देता है। अब देखो यहां पे अगर मैं पूछूं कितना अमाउंट डिके हुआ, कैसे निकालोगे, n माइनस n नॉट, कितना अमाउंट डिके हुआ ये तो गिवन है n0, माइनस क्या करोगे, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिकेड कैसे निकालोगे, था जितना n डिवाइडेड बाय टोटल कितना खत्म हो गया n0 इंटू 100, ये करते ना। और वही चीज आपको गिवन है 6.25% में। चलो ठीक है, मान लो मेरे पास सैंपल कितना है, n है, ठीक है। आफ्टर हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ, मेरे पास कितना सैंपल बचेगा, n0/2 बचेगा, मतलब पहला हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ। अब सेकेंड हाफ लाइफ में कितना बचेगा, n0/4 होगा ना, इसका आधा हो जाएगा। और थर्ड हाफ लाइफ में कितना बचेगा, n0/8, और ऐसे चलता जाएगा या नहीं जाएगा, चलता जाएगा। अब इधर से फर्स्ट हाफ लाइफ में n0/2, सेकेंड हाफ लाइफ में n0/4, थर्ड हाफ लाइफ में n0/8। अगर तो फिर मान लो n हाफ लाइफ हुआ, तो कितना होगा, n0 या फिर n0 इंटू 1/2 टू द पावर n, ये होगा या नहीं होगा। आफ्टर n हाफ लाइफ इतना अमाउंट बच रहा होगा या नहीं बच रहा होगा। और ये n का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ में इतना आ जाएगा। चलो अब हमारे पास बचा कितना है, अच्छा ये जो पहले हमारे पास था कितना, टोटल सैंपल n था, n सैंपल जब था तब हाफ लाइफ में इतना बना था, है ना। तो n इज इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया, n0 इंटू 1/2 टू द पावर n, इतना मिल गया। तो n/n0 मुझे कितना मिल जाएगा, 1/2 टू द पावर n। अब n/n0 मेरा कितना है, 6.25, ये परसेंटेज गिवन था ना, परसेंटेज, तो 6.25% इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। अब परसेंटेज मतलब कितना होता है, 6.25, जब परसेंटेज गिवन हो तो बाय 100 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो ये इधर से डेसिमल जाएगा तो इधर आ जाएगा
100 और 25 से काटे तो 4, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ना, तो ये हो जाएगा 25, तो ये भी कटा तो 4, तो 1/2 का पावर n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? 16 कितना 2 टू द पावर 4 होता है ना, हाँ, तो n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। मतलब इतना हाफ लाइफ, हमें 4 हाफ लाइफ मुझे चाहिए टू रीच एट 6.25 रेसिडुअल परसेंटेज, है ना, तो 4 हाफ लाइफ चाहिए, तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये एक फॉर्मूला है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना, टोटल डेज कितना गिवन है 16/4 विच इज इक्वल टू टी हाफ कितना आ गया 4 डेज, ठीक है। तो डिके कांस्टेंट लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दैट विल बी 0.173 पर डे, ठीक है। इसको साइड में लिख लेना, ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा बहुत जगह इस चीज को। The half-life of 238 uranium-238-92 against alpha decay is 4.5 into 10 to the power 9 years. Calculate the activity of 1 gram sample of uranium-238-92. तो हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हाफ लाइफ, टी हाफ कितना गिवन है 4.5 into 10 to the power 9 years, ये गिवन है, और क्या गिवन है, मास गिवन है 1 ग्राम का निकालना है ना, तो स्मॉल m कितना हो गया 1 ग्राम, और कैपिटल M कितना हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस, द मास ऑफ द एटम 238 होगा या नहीं होगा, या ग्राम नहीं 238 ही होगा। अब पहले इस टी हाफ को, ये ईयर्स में गिवन है, तो इसको हमें पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितना सेकंड होगा, तो याद रखना अगर कभी भी ईयर्स में आपको गिवन है और सेकंड में कन्वर्ट करना है, हमारा 1 ईयर इक्वल टू कितना होगा, तुम वैसे भी कर सकते हो 365 डेज, फिर मिनट, आवर, फिर मिनट, फिर ये सेकंड करके भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक कांस्टेंट याद रख लेना 3.156 इंटू 10 to the power 7 सेकेंड, ये होता है, ठीक है। एक साल में इतने सेकंड होते हैं, ये याद रख के इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 365 इंटू वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वन विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 10 to the power 9 इंटू 3.156 इंटू 10 to the power 7 सेकेंड, ये होगा, ठीक है। अब यूरेनियम में कितने 1 ग्राम यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ, नंबर ऑफ, थोड़ा केमिस्ट्री में आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़े होगे ना, एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम कितना होगा,
और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल एन से। क्या होगा, मास बाय कैपिटल एम इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या याद है, 6.22 याद है या नहीं है। तो मास यहां पे कितना गिवन है, स्मॉल एम 1 बाय कैपिटल एम 238 और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.22 या 6.023, सॉरी 23 नहीं 6.022 6.022 नॉट 6.22। हम जो लिखते हैं केमिस्ट्री में 6.022 ही लिखते हैं, ये होगा। और इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल। एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिविटी है ना। जब भी क्वेश्चन अगर मिले आपको कैलकुलेट द एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये होता है कैलकुलेट द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, याद है, R इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। रेडियो एक्टिविटी का एक फॉर्मूला गिवन था, हाँ या ना, देख लो अगर याद नहीं है। लैम्बडा इंटू एन, और लैम्बडा का वैल्यू कितना होता था इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इंटू एन, ये होगा। अब 0.693 का वैल्यू पता है, टी हाफ का वैल्यू पता है और एन का वैल्यू पता है, एन इधर निकाले ना, तो कितना हो जाएगा 0.693 होल डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3.156 इंटू 10 टू द पावर 7, और ऊपर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा n, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और नीचे मल्टीप्लाई होगा 238 होगा। वैल्यूज पुट किया बस, विच विल बी इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1.234 इंटू 10 टू द पावर 4 बेकरल। बेकरल SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। समझे, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ये होगा, इसको सॉल्व करना ICSE वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेटर से करेंगे। CBSE वालों को उसको प्रैक्टिस करना होगा। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है और बोर्ड्स में भी आया हुआ है, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 10 years, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस इट टू 3.125%। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन क्या है, हाफ लाइफ गिवन है 10 years का। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ टी हाफ गिवन है 10 years का, और क्या बोला है उसको कितना टाइम लगेगा टू टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125%। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में किए थे, जहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जो कि हुआ करता था n/n0 इज इक्वल टू 1 बाय कितना था, हाँ 1/2 टू द पावर n। एक फॉर्मूला बताया था,
क्वेश्चंस करते वक्त लास्ट क्लास। और यहां पे n क्या हुआ करता था, n हुआ करता था टोटल नंबर ऑफ सैंपल गिवन, और n नॉट क्या हुआ करता था, टोटल नंबर ऑफ सैंपल डिकेड। ये एक फॉर्मूला हमने गिवन था, और हमने रेडियो एक्टिविटी हम जब पढ़ रहे थे तो हमें वहां से ये पता है रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैंपल्स गिवन। Radioactivity is directly proportional to number of samples given, R is directly proportional to N। इसके बारे में हमने बात किया था, या फिर अभी जो कुछ देर पहले क्वेश्चन किए वहां पे क्या देखे, R is equal to lambda into N देखे, तो R is directly proportional to N होगा या नहीं होगा। तो this one will be equal to कितना, R by R naught will be equal to N by N naught will be equal to 1 by 2 to the power N होगा या नहीं होगा। अब n बाय एन नॉट हमें कितना गिवन है, परसेंटेज, यहां पे टाइम नहीं पूछ रहा है, इतना बच रहा है ना, तो ये गिवन है n बाय एन नॉट इज इक्वल टू 3.125%, ये गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, R by R naught which is equal to R by R naught equal to 3.1 या फिर 3.125 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। इधर से अगर मैं पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, और 3 जीरो आ जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं, 5 से काटो, 5 2 जा 10 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से काटो तो 5 4 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 125 से काटो या फिर से 5 से काटो तो 5 2 जा 10 0 0, फिर 5 से काटो तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 से काटो तो ये बन जाएगा 8, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 32 होगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 टू द पावर कितना 5 होगा या नहीं होगा। तो अब n बाय एन नॉट या फिर r बाय आर नॉट मुझे कितना मिल गया, 1 बाय 2 टू द पावर 5। इस इक्वेशन में अगर डालेंगे तो 1 बाय 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 टू द पावर n। तो n विल बी देयरफॉर n विल बी इक्वल टू कितना 5 टी हाफ। हाँ यहाँ पे यह हमें n इक्वल टू 5 मिला, लेकिन मुझे टाइम, टोटल टाइम या फिर हाउ लॉन्ग, हमें पूछा क्या है कितना टाइम लगेगा इसको रिड्यूस होने में, तो वो कैसे निकाले, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कितना, टाउ या एवरेज लाइफ इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टी हाफ बाय टाउ इज इक्वल टू कितना था, ln2 log 2, ये हुआ करता था। अब यहां पे ln2 log हमें गिवन है। अब इसका और एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो n के फॉर्म में, जैसे ये फॉर्मूला हमने गिवन दिया था लास्ट क्लास, इसका इस फॉर्म में भी एक क्या बोले फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू एवरेज टाइम, स्मॉल t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। अब इसको अगर तुम देखना चाहो इन द फॉर्म ऑफ दिस, अब इधर हमने जो 1/2 था इसको मैंने लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, तभी जाके ये फॉर्मूला आया था। क्योंकि हमने प्रीवियस जब डेरिवेशंस अगर तुम देखो तो यहां पे कहां गया, हाँ n बाय एन नॉट इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, n बाय एन नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी।
इसको अगर हम लॉग ना लेके लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या फिर अगर लॉग को ही मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो दैट विल बी 1/2 टू द पावर n, और n यहां पे क्या होता था, लैम्बडा इंटू टी होता था। इसी को ही अगर मैं यहां पे वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी डालूं तो मुझे यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना। तो रिक्वायर्ड टाइम विल बी इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू 5 इंटू एन, 5 निकला है, और टी हाफ कितना गिवन है, 10 ईयर्स, 10 विच इज इक्वल टू 50 ईयर्स। तो उसको 3.125 रिड्यूस करने में कितना साल लग जाएगा, 50 साल लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से जो 3 क्वेश्चन हम करेंगे ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के रिलेटेड है, और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, ए न्यूक्लियस विथ ए इक्वल टू 240 एंड बीई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर per atom is 7.6 MeV breaks into 2 fragments each of A equal to 120 with binding energy per A equal to 8.5 MeV. Calculate the released energy. कितना एनर्जी निकलेगा, मतलब पहले कितना था बिफोर फ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है ना, ब्रेक कर रहा है। बिफोर फ्यूजन A इक्वल टू 240 और बाइंडिंग एनर्जी पर ए इक्वल टू 7.6 MeV। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बीई विल बी इक्वल टू 7.6 इंटू 240, ये होगा MeV। आफ्टर फ्यूजन A इक्वल टू कितना हो गया, A इक्वल टू हो गया आपका 120, और कितने पार्ट में टूटा था, 2 पार्ट में टूटा था, और BE पर A कितना है 8.5 MeV। तो टोटल BE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 120 इंटू 8.5 MeV। ये होगा या नहीं होगा, इतना समझे मैंने क्या किया, कॉल्यूजन से पहले उसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल दिया, कॉल्यूजन के बाद उसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिया। तो एनर्जी रिलीज्ड कितना हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड बाइंडिंग एनर्जी आफ्टर कॉल्यूजन AC माइनस बाइंडिंग एनर्जी बिफोर कॉल्यूजन BC। ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो दैट विल बी अराउंड 216 MeV। यहां पे ये वाला वैल्यू डालना और यहां पे ये वाला वैल्यू डालना, सॉल्व करना, निकल जाएगा। या सॉल्व कर दूं, कैसे किया गया कर देता हूं। 2 इंटू ये हो जाएगा 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, तो इधर हो जाएगा 240 कॉमन, 8.5 माइनस 7.6 विच इज इक्वल टू 240 इंटू कितना हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 9, तो 0.9। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटा यहां से, तो बाय 0 0 गेट्स कैंसिल्ड, 24 9 जा 36 3 18 21। बाय हैंड कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। लिख लो ना, पिलाना देह कथा ही भाविया ना। चलो क्या क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन रिएक्शन दिस वन वेयर, ये डेटा गिवन है। अब इधर हमें फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी निकालना है। देखो कॉलिजन से पहले, मतलब ये दोनों मिला, मतलब ये दोनों कोलाइड हुए, तो बिफोर कॉलिजन ये है, आफ्टर कॉलिजन हमें ये सब मिल रहा है। तो टोटल एनर्जी मुझे कितना मिलना चाहिए, एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी
released will be equal to binding energy 2 into binding energy of H21 minus binding energy of helium 32 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ N। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ H12 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 3, ये है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये माइनस ये होगा। तो इसके सामने हाँ हाँ क्या आफ्टर कॉलिजन इतना हुआ, आफ्टर कॉलिजन माइनस बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन कितना है? ये वाला आफ्टर कॉलिजन है और ये वाला बिफोर कॉलिजन है। तो आफ्टर कॉलिजन माइनस बिफोर कॉलिजन होना चाहिए। तो इसके सामने माइनस डाल दो, इसके सामने प्लस डाल दो और इसके सामने माइनस डाल दो, तो ये सेम चीज है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू H12 कितना 2.23 प्लस विथ माइनस साइन प्लस हीलियम का 7.73 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 0। ये होगा, इसको सॉल्व करें तो कितना 7.73 माइनस ये हो जाएगा 7.73 माइनस 4.46 कितना हो जाएगा 3 सॉल्व करो 3.27 MeV कितना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। इफ 200 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ 235 यूरेनियम 235/92, हाउ मेनी फिजन मस्ट ऑकर टू प्रोड्यूस ए पावर ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ फ्यूजन बी n, यहां पे पूछा है ना हाउ मेनी फ्यूजन्स मस्ट टेक, लेट नंबर ऑफ फ्यूजन बी स्मॉल n। ठीक है, नंबर ऑफ फ्यूजन्स को हम स्मॉल n ले लिए, फ्यूजन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, if 200 MeV energy is released in the fission of single nucleus this तो एक सेकेंड में अगर मान लो n फ्यूजन्स हो रहे हैं, एक सेकेंड में मान लो n फ्यूजन हो रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज पर सेकेंड कितना हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड कितना हो जाएगा n इंटू 200 होगा या नहीं होगा, 200 MeV होगा या नहीं होगा। मान लो एक सेकेंड में n रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जितने रिएक्शंस होंगे उतने एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, और एक रिएक्शन में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 200 MeV विच इज इक्वल टू, तो एनर्जी रिलीज पर सेकेंड कितना हो जाएगा n इंटू 200 MeV होगा या नहीं होगा। हाउ मेनी फ्यूजन्स मस्ट ऑकर टू प्रोड्यूस पावर ऑफ 1 किलोवाट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना गिवन है, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड कितना गिवन है 1 किलोवाट
गिवन है ना, पर सेकेंड कितना हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 सेकेंड विच इज इक्वल टू, अगर अब देखो ये किलोवाट में है और ये एमईवी में है, तो इसको कॉमन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऊपर वाले को जूल में कन्वर्ट कर दो और किलोवाट को भी जूल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 1000 जूल होगा, और ऊपर एमईवी को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो उसके लिए एक कन्वर्शन फैक्टर आपको गिवन था, क्या था 1.1 एमईवी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना n इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, ये होगा। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे n मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम यूनिट में अब आ गए, और मुझे एक साइकिल में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है और एक सेकेंड में इतना एनर्जी चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो मुझे n मिल जाएगा। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 इज इक्वल टू 1000, तो n विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13, ये होगा या नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 200 से इसको काट दे तो 2020, ये हो जाएगा 5 बाय 1.6, तो यहां से पॉइंट हटाओ तो ऊपर आ जाएगा 10, 50 बाय 1.6, 50 बाय 16 कैलकुलेट कर लो, 3.125, और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो दैट विल बी 10 टू द पावर 13। तो कितने नंबर ऑफ फिजन्स होंगे एक सेकेंड में, या कितने नंबर्स ऑफ फिजन रिएक्शंस चाहिए, 3.125 इंटू 10 टू द पावर 13 फिजन रिएक्शन होने चाहिए टू गिव ए एनर्जी या टू प्रोड्यूस ए एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट। समझे? पक्का? ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, कौन सा साल में, 2015। इसी के साथ आपका न्यूक्लियस का जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल से वो खत्म होता है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको करना है तो घर में बुक से लगा लेना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसी के साथ आपका न्यूक्लियस चैप्टर खत्म होना। नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है सेमीकंडक्टर। बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है, मजेदार सा चैप्टर है, मजा आएगा वो चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।